कि क्लास 10 का ही 10वां वीडियो है। इसमें पहले आप लोग क्या करिए कि पूरा देखिए, उतारिए, और हम जब लेसन 1 पूरा पढ़ा लेंगे ख़त्म, तब आगे हम बढ़ेंगे। इसको पूरा पढ़ाएंगे और सभी लोग उसको उतारिए और देखिए, अच्छा रहेगा, याद करिए। तो अगला है कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति और किरण आरेख दिखाइए। हेडिंग हो गया। तो पहला है पहला कि जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु क्या अनंत पर हो, नीचे जब वस्तु अनंत पर हो तो इसमें क्या है, देखिए, अनंत सूर्य है, ये उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव है, अनंत सूर्य है, आपतित तो परावर्तित। और देखिए, और यहाँ क्या है कि आपतित हुआ ध्रुव पर, तो ये परावर्तन के नियम से लौट जाएगा। ये ध्रुव है, ये लौट जाएगा किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। आपतित तो परावर्तित, देखिए, परावर्तन के नियम देखिए, लौट जाएगा ये। इसका नाम प्रिय ध्रुव लीजिए, पी। कहीं कटा, आपतित तो परावर्तित, कहीं कटा। ऐसा आपको फिर से बना देते हैं। देखिए, इसको ऐसे लाए थे, देखिए, इस प्रकार लाए थे। ऐसे लाए थे। तभी हम जानते हैं कि आपतित तो परावर्तित, उत्तल फैलाती है, अपसारी है, इसे इसको फैला देगा इस तरह से, ऐसे फैला दिया। तो क्या ये मुख्य फोकस है? नहीं है। क्या ये मुख्य फोकस है? नहीं है, क्योंकि समांतर तब क्या होता है? मुख्य फोकस होता है। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, हम दूसरा बता रहे हैं कि अनंत से जब किरण आ रही है, समांतर है, तो नहीं समांतर है तो इस प्रकार से आ रही है। देखिए, आ रही इस प्रकार से किरण आ रही है, तो आपतित हुआ ही तो परावर्तित हो जाएगी, ऐसे होगी। फैलाती दर्पण, या ऐसे फैला देगा इसको डॉलर बढ़ा दिए। तो क्या ये मुख्य फोकस यहाँ होगा? नहीं होगा, क्योंकि समांतर है, नहीं है। तो कहीं कटा, तो आपतित तो परावर्तित, यहाँ अनंत है, आपतित तो परावर्तित, क्या मुख्य फोकस होगा? नहीं, समांतर है। आपतित तो परावर्तित, ये हो गया आई बराबर आर से। आई क्या है? आर, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो कहीं कटा, प्रतिबिंब बना, तो इसको पीछे बढ़ा दीजिए, ऐसे। तो पीछे बढ़ाइएगा, देखिए, तो यहाँ कट गई। तो इसी नाम क्या है? प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब बन गई। अब मान लो कोई नाम नहीं दे कि डी क्या है? प्रतिबिंब है। इसी नाम क्या है? प्रतिबिंब। मानी वस्तु है, ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये मुख्य फोकस पर। उसमें सिद्ध करती है। अब इसे निकाल करने में टाइम लॉस हो जाएगा कि जब अनंत है तो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु हो गया अनंत पर, वस्तु है, यही बन गया प्रतिबिंब। तो वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा सीधा
दर्पण के पीछे काल्पनिक है। क्या है? कहेंगे यहाँ डॉट डॉट दिए चिन्ह, इसी प्रकार से दिए डॉट डॉट दिए। तो यहाँ लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा, वो छोटा क्योंकि अनंत पर तो हम बहुत छोटा बनता है, छोटा सीधा काल्पनिक और दर्पण के पीछे बनता है। सत्यापन आप पीछे ऐसा बढ़ा सकते हैं, खाली एफ का मान लेंगे प्लस, सत्यापन आ जाए सत्यापन। इसके बाद सत्यापन हमको नहीं है, खाली फेर बनाना है, इसको लिखना है। समान अनंत है, आपतित तो परावर्तित, ऐसे बढ़ा दिए। आपतित तो परावर्तित, ये मुख्य फोकस होगा नहीं, कब जब समान तब तो मुख्य फोकस। तो यहाँ कटा, ये बनी प्रतिबिंब, तो वस्तु से बहुत छोटा सीधा मुख्य फोकस पर काल्पनिक बनता है। इसको उतार लीजिए। और तब दूसरा केस आ जाएगा, दूसरा में आ जाएगा ये कि जब वस्तु दूसरा में आ जाएगा, इसे दूसरा में आ जाएगा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, यानी कहीं अनंत और ध्रुव के बीच हो। ध्रुव के लिए इधर अनंत है, दर्पण के सामने हो। जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो। बहुत अच्छा। अब देखिए, ध्रुव अनंत के बीच हो, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको यहीं पर भी डाल देंगे। अब देखिए बीच हो, और आप यहां रखते हैं, देखिए यानी पी है, अनंत है। आप यहाँ एक सामने के सामने देखिए, सामने है, देखिए ऐसे, देखिए ना इस तरह से सामने है। तो बोलिए समांतर है, समांतर, देखिए समांतर, समांतर है। इस समांतर है तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती। देखिए मुख्य फोकस मान लो कहीं है तो ऐसे फैला देगा। उत्तल को हम लोग अपसारी कहते हैं। तो मुख्य फोकस, देखिए मुख्य फोकस एफ हो जाएगा। इसको ऐसे माप लीजिए, यहाँ पर सी है तो एक हो जाएगा सी से। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें उसी पर लौट जाएगा। देखिए सी से है, यहाँ देखिए जा रहा है, ये काल्पनिक हो जाएगा क्योंकि दर्पण के पीछे है। अब देखिए तो आपतित तो परावर्तित ऐसे गया, यहीं पर लौट गया। तो यहाँ कटा तो ये क्या बन गया? प्रतिबिंब।
प्रतिबिंब बन जाएगी। अगर हम यहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ रखे वस्तु को, तो समांतर तो मुख्य फोकस से लौट जाएगी और तब एक वक्रता केंद्र से जाएगी, तो सी से गुजरने वाली किरणें यानी यहां से ऐसे जाएगी, यहीं से लौट जाएगी और तब देखिए प्रतिबिंब बन गया। यहां कहीं भी रख सकते हैं, बनेगा। और अगर चाहते हैं हम रख सकते हैं, तब यही बनेगा हमेशा। अगर यह ए बी है तो हो गया ए डैश बी डैश हो गया, इसी यानी ए डैश बी डैश हो गया। मान लिया सी डी है तो हो गया सी डैश डी डैश हो गया। ये वस्तु, ये प्रतिबिंब है, हमेशा पी एफ के क्या बनेगा, बीच बनेगा। अनंत और ध्रुव के यानी दर्पण के सामने कहीं भी हो, तो जब वस्तु ध्रुव व अनंत के बीच हो, यानी लिखेंगे कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में ध्रुव और अनंत के बीच हो, अर्थात दर्पण के सामने हो, ध्रुव बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा, उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, और मुख्य फोकस के बीच वस्तु से छोटा सीधा काल्पनिक और दर्पण के पीछे बनता है। कितना आसान है कि वस्तु दर्पण के सामने है, समांतर तो मुख्य फोकस है, एगो सी से गया, सी पर लौट गया, यहाँ कटा, वस्तु तो क्या, प्रतिबिंब। फिर समांतर तो मुख्य फोकस से, तो वस्तु तो क्या, प्रतिबिंब। हमेशा पी एफ के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा, सीधा, काल्पनिक, दर्पण के पीछे बनेगा। आरेख हो गया। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट में आ जाइए, जूता लीजिए कि जब वस्तु ध्रुव पर हो, यानी तीसरा पॉइंट है कि जब वस्तु ध्रुव पर हो, तो जब तीसरा पॉइंट है जब वस्तु ध्रुव पर हो। अब देखिए, तो ध्रुव पर रहेगा तो इसका किरण आरेख नहीं होगा। इससे अब तक बताए थे कि इसका किरण आरेख होता नहीं है। इससे ध्रुव पर रहेगा, तो ध्रुव पर रहेगा, देखिए ऐसे आ जाएगा ये,
तो क्या दर्पण सामने आता है? नहीं आ पाता है। तो जब धुर पर वहाँ बिंदु मात्र होगा, बिंदु मात्र, तो बिंदु प्रतिबिंदु बनेगा, जिसका क्या आरेख होता नहीं है। तो जब वस्तु धुर पर हो तो इसका प्रतिबिंब धुर पर बिंदु मात्र, मात्र में केवल, क्योंकि धुर पड़ेगा तो बिंदु रहेगा, धुर पर बिंदु मात्र, मात्र में केवल, बिंदु मात्र सीधा सीधा और काल्पनिक बनता है। बनता है। अब इसका आरेख होता नहीं, तो इसका सत्यापन कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि सर कैसे झूठ बोले सही बोले। तो सत्यापन क्या है कि P से मुख्य फोकस F, छोटी f, ये R है, तो प्लस R होगा, दर्पण के पीछे है, सामने माइनस और पीछे प्लस, तो वस्तु धुर पर है। तो कल बताए थे सभी दूरी कहाँ मापते हैं? ध्रुव से। जैसे आप घर में हैं तो घर से कितना दूरी पर है? 0 दूरी पर है। तो वस्तु कहाँ? ध्रुव पर है। तो वस्तु की वस्तु की दूरी u बराबर 0, क्योंकि ध्रुव पर है। अब फोकस दूरी f बराबर प्लस f, क्योंकि उत्तल दर्पण है, ये पीछे फोकस दूरी है तो प्लस होता है, प्लस f होता है। अब तल का फोकस दूरी माइनस में, उत्तल का प्लस, क्योंकि पीछे है, धनात्मक अक्ष है, x अक्ष दिखाता है, ऐसे x अक्ष दिखाता है, धनात्मक की ऋणात्मक, तो f हो गया। और तब दर्पण के सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, कल बताए थे। तो 1/v, u का मान 0, 1/f, 1/v अनंत 1/f, तो 1/v प्लस तो माइनस, माइनस अनंत, तो 1/v बराबर, तो ये जो पूरा मान है इसका बदला के अनंत होगा, यानी अनंत से कोई भी हल क्या तो अनंत होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। जैसे तो बताए थे 2 प्लस अनंत अनंत, 2 घटा अनंत अनंत, वही रह जाएगा। तो यहाँ 1 रह गया ही, तिरछा तिरछी गुना, तो भी गुना अनंत बराबर 0, 1, तो भी बराबर 1/अनंत। 1/अनंत क्या होता है? 0 होता है, ऐसे सिखाए थे कि 1/0 अनंत, तो 0 गुना अनंत बराबर 1, 0 बराबर 1/अनंत, इसे सिखाए थे आपको, कल भी सिखाए थे। 1/0 अनंत होता है, तिरछा तिरछी गुना, गुना तो भाग, और अनंत कितना? 0। तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर 0। अब बोलो, तो भी 0 आ गया, वो तो दूरी कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से, तो भी का मान 0 आया, तो
P से 0 दूरी पर कौन बिंदु है? P है। भी 0 आ गया, प्रतिबिंब क्या बनता है? ध्रुव बनता है। तो प्रतिबिंब ध्रुव P पर बनता है। अब देखिए सत्यापन हो गया। इसको नहीं लिखना परीक्षा में इतने लिखना, जब वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बिंदु मात्र केवल सीधा और काल्पनिक बनता है। इसे सत्यापन करिए, इसको उतार लीजिए। अब आ जाइए, आज कुछ परिभाषा में आ जाइए पहले, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे अब आ जाइए, कुछ परिभाषा में तब मन रहेगा, कुछ परिभाषा चाहिए। आज है क्या कि क्वेश्चन है प्रतिबिंब क्या है? और यह कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आपका आ गया। तो क्या ये देखना है, अब आंसर लिखना है हम लोग का है। तो प्रतिबिंब इमेज, तो प्रतिबिंब क्या है? अभी देखे थे आप लोग, प्रतिबिंब बनाए थे कि ऐसे था। तो एफ सी, तो समांतर तो मुख्य फोकस से एगो सी से तो सी पर लौट जाती, प्रतिबिंब बन गया। अब दर्पण के पीछे बन रहा था अभी। तो ये क्या है कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है, यानी अवतल में सामने है, कटती है। और उत्तल देखे थे आप लोग, उत्तल में उत्तल दर्पण हुआ, तो समांतर तो मुख्य फोकस से एफ था यहाँ, एगो सी था यहाँ, और सी से तो सी से लौट गया यहाँ कटा था। तो ये क्या हुआ था? दर्पण के पीछे काल्पनिक है और सामने क्या वास्तव। अवतल में कटती है, उत्तल में कटती है, क्या मालूम पड़ती है? तो कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती मालूम पड़ती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब, अब देखिए यहाँ पर
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, ये क्या है? तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझा रहे हैं कि अगर अवतल दर्पण है, इसे यहाँ समझाते हैं, ये अवतल दर्पण है, ये P है, F है, C है, यहाँ वस्तु है, समांतर तो मुख्य फोकस से, और C से तो C पर लौट जाती है, यहाँ बन गया, ये हो गया प्रतिबिंब। तब बोलिए ये दर्पण के सामने है तो ये वास्तविक रूप से क्या है? कटती है, वास्तविक है, अब पीछे काल्पनिक है। तो वास्तविक क्या हुआ कि वस्तु से निकलने वाली, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, तो लिखें, कटती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, तब यह हमेशा दर्पण के सामने और उल्टा बनता है। दर्पण के सामने उल्टा बनता है। ऐसे हम पर्दा पर लगा ना, पर्दा, तो पर्दा भी आ जाएगा। ये जैसे हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दा पर प्राप्त यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा नेट पाएगा, इसलिए मिटा देते हैं इसको। अब उसको उतार लीजिएगा। याद रखिए खाली कि दर्पण के सामने उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब है दूसरा में काल्पनिक प्रतिबिंब। अब है काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा पॉइंट है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब
वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो काल्पनिक कब बनेगा? ऐसे है, आई उत्तर है इसे। इस प्रकार से है। अब देखिए, ये वस्तु है और समांतर तो मुख्य फोकस से, समांतर तो मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती मालूम पड़ती है। अब देखो, एक शीश गया, ऐसे शीश गया, इस पर लौट आएगा, ये कट गया। ये क्यों? यह काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए ये प्रतिबिंब काल्पनिक हो गया। तो पीछे कटती मालूम पड़ती है, यानी काल्पनिक कटान को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से कटती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा दर्पण के पीछे, यह हमेशा दर्पण के पीछे सीधा बनता है। ऐसे पर्दा पर प्राप्त, काल्पनिक ऐनक देखते हो ना, काल्पनिक पीछे बनता है, क्या आप पकड़ सकते हो उसको? अर्थात पर्दा पर पीछे है, इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कितना आसान कि वस्तु से काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कौन रूप से, काल्पनिक रूप से करती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा दर्पण के पीछे सीधा बनता है, इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि काल्पनिक है। अब इसी में क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए।
अंतर बतावे। तो आंसर क्या लिखना है, तो ऐसे कर दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ करिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बस अपने ही लिखिएगा, इसको हम छोड़ देते हैं, खाली कोई लिखा दें पहला कि वास्तविक कटान को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और काल्पनिक कटान को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख दें थोड़ा सा, तब ध्यान न चलेगा कि वास्तविक कटान को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आपको लिखेगा कि परिभाषा लिख लेगा कि वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से करते हैं उससे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हमें दिए वास्तविक कटान को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आइए देखना पहला में कि काल्पनिक कटान को, तो क्या लिखेंगे, काल्पनिक कटान को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, तो इसमें दूसरा क्या लिखिएगा कि यह हमेशा दर्पण के सामने, यह हमेशा दर्पण के पीछे, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता। परिभाषा में लिखा हुआ देख लीजिएगा। और चौथा में लिखिएगा कि इसे हम पर्दा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हम पर्दा प्राप्त नहीं कर सकते। समझा गया, ये तो लिख दिए। दूसरा क्या, यह हमेशा दर्पण के सामने, यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यह हमेशा उल्टा, हमेशा क्या सीधा बनता है। उसके बाद कहना है कि 4 में कि इसे हम पर्दा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हम पर्दा प्राप्त नहीं कर सकते। होमवर्क दिया आपको, प्रश्न बनाइएगा। अब आ जाइए यहाँ तक बनाने के बाद उत्तल दर्पण का उपयोग। क्या उपयोग है उत्तल दर्पण का, उपयोग क्या बताते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या, देखिए तो बताते हैं आपको। यानी इसका स्टार है कि पहले से अवतल करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग। अब देखिए, तो पहला क्या है आएगा तो कि सोलर कुकर बनाने में, पहला है सोलर कुकर बनाने में। ये उपयोग हो गया, लेकिन परीक्षा में क्या पूछ देता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। नहीं, आराम से कि आप हाँ, तो आप बता रहे अवतल दर्पण का उपयोग तो सोलर कुकर बनाने में उपयोग हो गया, क्योंकि ज्ञान बढ़ा। मतलब कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, तो क्यों किया था सुनिए। अगर यह अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का काम है प्रकाश को जमा करना। जैसे कोई लेंस लेते हैं
और लेंस से कागज जल जाता है कि नहीं? क्यों? कि सभी किरण को जमा करते हैं मुख्य फोकस पर, तो यहाँ पर कागज जल जाता है, ताप बढ़ जाता है। तो अवतल काम जमा करना है, तो जो इस सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश में आपतित तो परावर्तित यहाँ जमा हो गया। तापक यंत्र ताप को बढ़ा देता है। जैसे मोटर कार में देखते होंगे, उसमें स्पार्क प्लग है, चिंगारी बीगा उसे निकला तो इंजन में आग लगता है, पेट्रोल में, तो मोटर कार चलती है। तो ये जो आने को किरण, लौटने को विकिरण, तो ताप किसमें है? विकिरण में। सभी शाम हो गया, सूर्योदय है नहीं, तो जो किरण आती है अब फिर पृथ्वी से परावर्तित बाहर निकलती है, आने को किरण, लौटने को विकिरण, तो ताप किसमें है? विकिरण में। तो देखिए, तो यहाँ कुकर रख दिए, ताप बढ़ गया, रसोई बन गया। जब बढ़ाएंगे ऊर्जा का स्रोत फिजिक्स में, वहाँ सिखाएंगे कि 1962 ईस्वी यानी 62 में विश्व का पहला देश भारतवर्ष जो सोलर कुकर का औद्योगिक उत्पादन और निर्यात भी किया था। लेकिन यहाँ हम लोग को क्यों नहीं सक्सेस हुआ? क्योंकि सोलर कुकर तभी काम करेगा जब सूर्य का प्रकाश रहेगा, तो रात में खाना बनेगा, बरसात में खाना बनेगा, रोटी बनेगा, इसमें भुना तला खाना बनेगा? नहीं बनेगा। इसे इसका उपयोग कम हुआ। तो हमारी विषय वस्तु पा जाइए, तो लिखेंगे कि जब सूर्य की सोलर में क्या, सूर्य यानी प्रकाश है, तब लाइट, सूर्य का प्रकाश, तब यह काम करेगा, तब इसमें खाना बनेगा। तो सोलर सिस्टम है। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि सोलर कुकर के निर्माण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? लिखेंगे कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है। तो उस बिंदु पर ताप बढ़ने के कारण रसोई बन जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। हम लिखते हैं, लिखेंगे कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है। तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है। तो ऊष्मा विकिरण के कारण, ताप में वृद्धि हो जाती है।
हो जाती है। इस ताप पर रसोई बनता है, ताप पर रसोई बनता है। बनता है, रसोई बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, किया जाता है। अब ये सर इतना लिखेंगे तो जब उपयोग आयात का लिखेंगे सोलर कुकर बनाने में, बस इतने बनाने में। तो उसके बाद जब आएगा कि क्यों किया जाता, तब लिखना है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा होती है, मुख्य फोकस पर जमा होती है। तो ऊष्मा विकिरण के कारण, ऊष्मा विकिरण के कारण ताप में वृद्धि हो जाती है। इस ताप पर रसोई बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं? सोलर कुकर में किया जाता है। और दूसरा है कि डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि देखने में टॉर्च है। जैसे डॉक्टर क्या है, मान लें कि इस तरह से देखिए हैं, यहाँ डॉक्टर का हेड है और यहाँ पर हम इसे मान रहे हैं, यहाँ पर बल्ब लटका हुआ है, बल्ब है ये। यहाँ ये डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पर अवतल दर्पण रहता है और तब लगाते माथा में। जैसे आप दांत दिखाने गए तो ऐसा टॉर्च मुंह पर मारे ऐसे कि आपका दिमाग दर्द हो गया, नहीं ऐसा होता है। आपको लाइट अचानक देंगे, आपको दिमाग दर्द हो जाएगा। तो दांत दर्द में है, ऐसे डॉक्टर साहब दिए टॉर्च तो दिमाग दर्द हो गया। तो क्या करते हैं यहाँ पर कि माथा पर पट्टी बांधते हो, रहता अवतल दर्पण आता पट्टी में, देखिए। और तब यहाँ पर, यहाँ दांत है देखिए, तो जो यहाँ किरण आया एक किरण यहाँ गया, यहाँ किरण आया एक किरण यहाँ गया। तो बोलिए माथा हेड पर गया, केवल दांत पर जा रहा है तो दिमाग दर्द करेगा। इसलिए वे हेड में लगाते हैं, तो उनको नाक, कान, गला इत्यादि क्या है देखा जाता है। तो यह तो डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि देखने में जब सीखें, याद रखें। और तीसरा क्या है कि सर्च लाइट नहीं जला गया तो यानी है टॉर्च। तो टॉर्च को क्या होता है, टॉर्च मैंने ये टॉर्च है, कहेंगे इसे खोजे कि नहीं खोजना, सर्च।
तो मोटर कार के हेडलाइट में और सर्च लाइट में, सर्च में क्या हुआ, टॉर्च का जो अगला कटोरी होता है वो अवतल रहता है, और वहीं पर ऐसे टॉर्च अगर है तो इसमें ऐसे रहता है, यहाँ आता है बल्ब, यहाँ निकलता है समांतर जाता है। देखिए ये बल्ब मुख्य फोकस पर है, समांतर जाता है, समांतर जाता है, तो यही बल्ब का कटोरी है, अवतल रहता है। तो टॉर्च से हम कुछ वस्तु खोजते हैं तो सर्च लाइट हो गया। तो अच्छा, मोटर कार के हेडलाइट, देखते हैं मोटर कार चलता है, ट्रक व्रक, उसका हेडलाइट रहता कि नहीं, तो मोटर कार का हेडलाइट मोटर कार का हेडलाइट और टॉर्च निकॉन लाइट में सर्च लाइट, लाइट के निर्माण में। और चौथा क्या है कि समुद्री नमक प्राप्त करने में, समुद्री नमक प्राप्त करने में। मैंने बताएंगे कि समुद्र, देखो समुद्र के जल को एक गड्ढा में जमा करते हैं, ऐसे कर देते हैं, और तब यहाँ रहता अवतल दर्पण, यहाँ समुद्री जल है, ये भी अवतल दर्पण लगा देता है। और जब सूर्य की प्रकाश किरण यहाँ पहुँचती है यहाँ से, तो आपतित तो परावर्तित, आपतित तो परावर्तित, आपतित तो परावर्तित, आपतित तो परावर्तित, यहाँ ताप बढ़ जाता है। और जैसे ताप बढ़ता है तो जल का होता है वाष्पन, और जब जल बाहर निकल गया तो शेष जो बचा ही इस समुद्री नमक है। अगर इसे छोड़ देता है तो बहुत देर में, अगर छोड़ता है केवल सूर्य के प्रकाश में, तो बहुत देर के बाद होता है वाष्पन क्रिया। अवतल लगाने से क्या होता है, अवतल प्रकाश को जमा करता है, तो ताप बढ़ जाता है, तो वाष्पन होता है, नमक प्राप्त होता है। तो केमिस्ट्री में बताएंगे कि नमक भारतवर्ष में 95% समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है, और पाकिस्तान के खेवरा नामक स्थान पर नमक का चट्टान है, जिसे सेंधा नमक कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के वाइलिगजा नामक स्थान पर नमक 800 फीट नीचे है, चट्टान है, वहाँ से निकालता फ्रॉस विधि से। और झीलों के जल से, यानी विश्व में 3 खारा झील है। पहला भारत का सामहर झील, यूराल का गेट साल्ट झील, और रूस का एल्टन झील, बहुत खारा, इससे नमक प्राप्त करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो खाली जान लीजिए कि समुद्री नमक प्राप्त करने में। और 5वां उपयोग है क्या कि परावर्तक दूरबीन, मतलब दूरबीन है इसे, तो वहाँ से प्रकाश आया तो यहाँ रहता लगा अवतल दर्पण, इसको लौटा देता है ना, फिर पहुँचेगा। सूर्य को हम देखते हैं अनंत पर की 25 से हम अनंत पर देखते हैं, तो सूर्य से प्रकाश आया दूरबीन में, अब फिर अवतल दर्पण उसको लौटा दिया, तो उसका नाम है परावर्तक दूरबीन बनाने में, परावर्तक दूरबीन, टेलीस्कोप बनाने में। अब तब एक अंतिम बच रहा है, अंतिम रहा इसको अब होगा
कि हजामती दर्पण के निर्माण में, यानी हजामती, हम जो हजामत, हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो हजामत कहाँ जाते हैं, और जो दाढ़ी बनाते हैं नाई जी उसे हजामती कहते हैं। हम लोग हजामत करने जाते हैं, और जो नाई जी दाढ़ी बनाते हैं उनको हम लोग कहते हैं हजामती। तो यहाँ क्या है, हम लोग के शहर में अवतल दर्पण नहीं है, यहाँ समतल दर्पण दाढ़ी बनता है। अब बड़े बड़े तुम शहर जाओगे तो वहाँ क्या होता है, ऐसे तो कुछ बता दूँ, जैसे देखो ये अवतल दर्पण है, इन्हें बता रहे थे। तो वहाँ जो है दाढ़ी बनता है दर्पण देख करके, जैसे आप देखते होंगे, मेरे सामने है, आप देखते होंगे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं सीधा, लेकिन जो आइसक्रीम बेचते हैं या दुकान पहुंचाते हैं तो उनका सीधा है, उनका हैंडल पीछे और वो आगे रहता है। तो हम लोग चला पाएंगे, कभी चला पाएंगे हम लोग? तो सब नियम होता है। अब देखिए ये पी है, और यहाँ पर आप वस्तु रखे हैं, तो बताए थे समांतर तो मुख्य फोकस से, एगो सी से जाती है, ऐसे दिखाए थे, ऐसे सी से जाती है, तो सी से जाती है तो सी पर ही लौट जाती है, ये सिखाए थे। कहीं कटा नहीं, कटा। अब इसको पीछे बढ़ा दीजिए, तो पीछे बढ़ाइएगा तो यहाँ कट गया। बताए थे जब वस्तु पी एफ के बीच हो तो हम यहाँ कटा तो करती मालूम पड़ती, प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु तो क्या है, प्रतिबिंब। अब देखिए, तो हजामती जो है यानी नाई जी आपके चेहरा रखते हैं पी एफ के बीच, तो आपका चेहरा पी एफ के बीच ही चेहरा है, इसका प्रतिबिंब बनता दर्पण के पीछे, देखिए इतना बड़ा बन जाता है। अब बोलिए, तो आपको हजामती को अब जो चेहरा है दिखा रहा है बड़ा कि छोटा, बड़ा, तो हजामत करने में सुविधा होगी कि नहीं। यहाँ बनता दाढ़ी मुंह देख करके ऐसे से बनाते हैं, आज जो अवतल दर्पण रखते हैं 5 स्टार मने सैलून रहता है, अच्छा शहर रहता है, तो वहाँ आराम से बैठे हुए हैं और दर्पण देख के दाढ़ी बन रहा है, यानी चेहरा देखा जाता नहीं है, दर्पण देखा जाता है। तो आपका चेहरा इतना छोटा है तो इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा, तो हजामती को हजामत करने में सुविधा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहा जाता है। यदि उपयोग आ गया तो उपयोग यहाँ के उपयोग था, ये यानी पचमा था, यानी ये पहला था सुरर कुकर, दूसरा था नाक कांगड़ा देखने में, तीसरा था हेयर लाइट सर्च लाइट, है ना, चौथा था आपको नमक प्राप्त करने में, आप पांचवा था दूरबीन में, छठा, तो छठा भी बता रहे हैं कि हजामती दर्पण के निर्माण में, बनाने में, दर्पण के निर्माण में, तो ये उपयोग में रहती नहीं, बस हजामती दर्पण निर्माण में। अब कह दे
कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहते हैं। उपयोग तो इतने लिखेंगे, अब कह दे कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहते हैं, ये तो हो गया उपयोग। अब क्वेश्चन दे दे हमको कि अवतल दर्पण को हजामती दर्पण क्यों कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता हो तो आंसर लिखना है कि हजामती माने कि नाई जी, लोग हजामत कहाँ जाते हैं, आज जो हजामत करते हैं नाई जी उसको कहते हैं हजामती, कहते हैं उनको। तो लिखेंगे कि हजामती व्यक्ति के चेहरा को ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखता है, तो चेहरा का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा, स्पष्ट बनता है। तो हजामती को हजामत करने में सुविधा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं। लिखेंगे आंसर, हजामती व्यक्ति के चेहरा को, हजामती व्यक्ति के चेहरा को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखता है, तो चेहरा का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, चेहरा का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सीधा, बड़ा और स्पष्ट बनता है। इसलिए बनता है, तो हजामती को स्पष्ट बनता है, तो हजामती को नाई जी को, हजामती को हजामत करने में सुविधा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहा जाता है। हजामती कहा जाता है। अब आप इसको उतार लीजिए। अब बता रहे हैं उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के पहले बताएंगे विस्तृत क्षेत्र से क्या समझते हैं। देखिए,
यानी उत्तल दर्पण कौन सूत्र से? अब देखिए उत्तल में बता रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, आपको अगला वीडियो में पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र, उसका उपयोग, और उसके बाद आ जाएंगे आपको दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u और 1/f। चलो नहीं मिठू, सुनिए ना।